एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। अब जैसे सभी श्रोतागण से अगर मैं पूछूंगा कि गाय से हमें क्या फायदे हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम लोग ये जवाब दें कि गाय हमें दूध देती हैं, गाय का दूध अच्छा है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो देसी गाय का दूध है A2 मिल्क बोलते हैं जिसके बारे में आप सबको पता होगा, सबसे अच्छा है। लेकिन गाय का ये तो महत्व है ही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व क्या है कि लोग मतलब कई बार हमें लोग भूल जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये चीज अब इतनी प्रोमिनेंट रही नहीं है कि गाय या गोवंश जिन्हें हम बैल बोलते हैं उसकी वजह से ही सभ्यता पनपी है। अब सभ्यता हम किस चीज को बोलते हैं कि जब जंगलों में हम रहते थे पहले, हमारे पूर्वज शिकार करते थे, जानवर खा लेते थे, फल फूल खा लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, भूख मिट जाती थी, हम गुफाओं में रह लेते थे, पेड़ों पे रह लेते थे। सभ्यता तब बनी जब हम लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की। खेती बाड़ी आपको पता होगा, पहले मोहनजोदारो हड़प्पा जो पाकिस्तान में चले गए, पहले तो भारत का ही पार्ट थे, वो जो एरिया वहां पे हम बिना गाय बिना बैल की खेती बाड़ी कर लेते थे, क्योंकि वो एरिया इतना डेंसली फॉरेस्टेड नहीं था। जो मोहनजोदारो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है खेती बाड़ी पे ही बेस्ड है, पर वहां खेती बाड़ी में गाय और बैल की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भारतवर्ष में आए, पहले सरस्वती आई, जिसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि सरकार को और पैसा देना चाहिए सरस्वती फंड में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, क्योंकि वो जितना पैसा हम अपनी आर्कियोलॉजी में डालेंगे उतने ही साइंटिफिक फैक्ट्स बाहर आएंगे। तो सरस्वती जो सिविलाइजेशन है वो आज तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुई है। फिर हम और आगे को आए, गंगा यमुना वाले तट पे आए, वहां पे हमने खेती बाड़ी हुई। वहां पे खेती बाड़ी बिना गाय बिना बैल के पॉसिबल ही नहीं थी। तो जो हमारी सभ्यता है वो सभ्यता हमारी बनी ही इसलिए है क्योंकि हम बैल को यूज करके खेती बाड़ी कर पाए। जब खेती बाड़ी हुई, हमें फसल मिलने लग गई, फिर हमारे घर बने, फिर इसी तरीके से सभ्यता आगे बढ़ती गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में है। हम लोग मैक्सिमम लोग एक्चुअली एक तरह की, मैं बोलूंगा एक भ्रम है कि जी सिर्फ हिंदू ही गाय को मानते हैं। भगवान बुद्धा ने हमेशा बोला है, बुद्ध भगवान की आप कोई भी सरमंद निकाल लीजिए, 6th सेंचुरी BC का है, ईसा से 600 साल पहले बुद्ध हुए थे। उन्होंने हमेशा बोला है कि गाय को अपनी मां के समान प्यार करो। एक नहीं, मल्टीपल सरमंद हैं बुद्ध के। जैन धर्म में हमेशा बोला जाता है कि गाय का दूध सर्वोत्तम। जैन धर्म तो किसी भी जीव को मारने से इनकार करता है। वो तो मुंह पे, जैसे आपको पता होगा दिगंबर और उनके होते हैं, वो भी पहनते हैं ताकि कोई हवा में उड़ता हुआ कीटाणु भी ना मरे। तो उन्होंने भी ये बोला है कि गाय का दूध सर्वोत्तम है। और एक और बात जो काफी लोग नहीं जानते हैं कि इंडोनेशिया के जो कुडूस एक एरिया है, वहां के मुस्लिम गाय को ना मारते हैं ना कुछ करते हैं, वो गाय को वही स्थान देते हैं जो हिंदू देते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है कि हिंदू धर्म के अलावा भी कई ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं थी, जो गाय को इतना मानते हैं। जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम्स रहते हैं कुडूस में, पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें पॉलिटिकल ओवरटोन आ जाती है। किसी को लगता है कोई पॉलिटिकल फायदा ले रहा है, कोई को लगता है कोई नुकसान हो जाएगा, तो कई बार सच को या ऊपर नहीं आने दिया जाता है, जो भी होता है। मतलब आई एम सॉरी, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, पर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नहीं करते। जैसे हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के जिनका हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है वो सारनाथ का है, जिसपे शेर बने हैं। लेकिन जो पहला सम्राट अशोक का है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, वो है रामपुरवा कैपिटल। वो बुल है। बुल मतलब तो पुराने जमाने में एक्चुअली गोवंश को गाय से भी ऊपर मानते थे क्योंकि खेतीबाड़ी पर डिपेंडेंट थे। और आप लोगों को कईयों को जान के अचरज होगा कि जो हमारे पुराने जमाने में जब लड़ाइयां होती थी ना, जब बहुत पुराने जमाने में जब राजा आपस में लड़ते थे, तो धन को गविष्ठी बोलते थे। गाय ही धन थी, जो भी होगा गाय के लिए होगा। सोना जमीन किसी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि जमीन बहुत ही, तब इतनी पॉपुलेशन थी नहीं। तो गाय की तो बेसिकली सभ्यता ही, और ये नहीं कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं, काफी लोगों ने बोला है, गांधी जी बोलते थे कि काउ इज द सेंट्रल कोर ऑफ हिंदुइज्म। काउ प्रोटेक्शन, एग्जैक्ट वर्ड है गांधी जी के, आप ये साइट कर सकते हैं कि काउ प्रोटेक्शन इज द सेंट्रल कोर ऑफ हिंदुइज्म। बट फिर अनफॉर्चुनेटली वही पॉलिटिकल ओवरटोन्स की वजह से कुछ चीजों को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, ऑल दैट स्टफ ये होता है। निशित जी, हमारे साथ चिरंतन कादियान जी भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट इंडियन वेटनरी एसोसिएशन है और सेक्रेटरी हरियाणा गौ सेवा आयोग है। चूंकि आप गौ सेवा आयोग से हैं, तो आपसे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चिरंतन जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले जेपी दलाल साहब से भी बात कर रहे थे, जो बेसहारा पशु हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पर जब पशुओं की जरूरत उनके मालिकों को नहीं होती, तब बेसहारा पशु
सड़क पर घूमते रहते हैं, इससे उनका भी नुकसान होता है और जो आम लोग सड़कों पर घूमते हैं उन्हें भी कई बार नुकसान पहुंच जाता है। तो ऐसी गायों के संरक्षण के लिए या फिर गौशालाओं के सफल उन्हें चलाने के लिए क्या कुछ आयोग द्वारा किया जा रहा है? मेरा इस बारे में निवेदन है कि जून माह में 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा सरकार का यह निश्चय व्यक्त किया गया था कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबन की तरफ कदम उठाना है। उसी परिकल्पना को प्रतिरूप देते हुए माननीय श्री श्रवण कुमार गर्ग जी हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं, उनका 30 वर्ष से अधिक समय गौशाला प्रबंधन में ही गुजरा है। तो गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग ने अपनी 6 प्राथमिकताएं तय की। जी। नंबर 1 सबसे जरूरी था, जो भी पंचगव्य पदार्थ हैं, पंचगव्य पदार्थ हम कहते हैं गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी। तो ये जो 5 पदार्थ हैं, इनका इफेक्टिव और प्रमाणीकरण जो है, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सबसे अति आवश्यक है। जी। तो सबसे पहला प्रकल्प तो हमने शुरू किया, वो है प्राकृतिक कह लें, ऑर्गेनिक कह लें, नेचुरल फिनाइल। जी। फिनाइल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है डिसइंफेक्टेंट सेक्टर में। हमारी गृहिणियां, महिलाओं का एम्पावरमेंट है इसमें, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ का, स्वीपिंग स्टाफ का है। तो उसके ऊपर मैं विस्तार से बताऊंगा कि गौमूत्र की जरूरत मानते हैं आप इन सब चीजों के लिए भी कि इसकी डोजेज निर्धारित हो? ये बिल्कुल सही। हालांकि आपने बीच में रोका है हमारे प्रकल्पों के बीच में, लेकिन गौमूत्र अर्क जो है वो आज के दिन सबसे बड़ा इम्यूनोमोडुलेटर है। इसके ऊपर विस्तार से कार्य हुआ है। हमारे डॉक्टर RS चौहान हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ हैं। गौमूत्र पर उनके काफी पेपर्स हैं और गौमूत्र की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आयोग भी प्रयासरत है। कल ही हमारी डाबर रिसर्च फाउंडेशन से भी चर्चा हुई है कि हम यहाँ कामधेनु गौशाला, जहाँ हमने हरियाणा का प्रथम हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, वहां पर हम ये कार्य इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपके संज्ञान में और सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गौमूत्र अर्क के और इसके गौमूत्र अर्क जो इसके साथ काली मिर्च और दालचीनी के साथ निकाला गया है, उसकी बहुत ही मेडिकल इंपॉर्टेंस रही है चिकनगुनिया और डेंगू में। बिल्कुल। और आने वाले समय में IIT रुड़की में प्रोफेसर शैली तोमर के साथ मिलकर हरियाणा गौ सेवा आयोग उन्हें गौमूत्र अर्क प्रदान करेगा और उनकी रिसर्च में सहयोग करेंगे, ताकि वो अन्य पदार्थों पे भी रिसर्च की जाए, जो हमारा मैंडेट है। जी। उसके साथ में जब पहले आता हूं फिनाइल पे, जिसका ज्यादा ही मीडिया को उल्लेख करना चाहिए, तो वर्तमान में जो 2 तरह के फिनाइल आ रहे हैं, एक काला रंग का है गेंदा ब्रांड के नाम से, उनमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। जी। और जो सफेद आ रहा है उसका भी एमल्सिफायर जो है वो केमिकल बेस्ड है। जो फिनाइल हमने डेवलप किया है वह पूर्णतः नेचुरल है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं पाइन ऑयल, और दूसरा कंपोनेंट है गौमूत्र अर्क, जिसको हमने नीम, सफेदा और लेमन ग्रास से डिस्टिलेट करके निकाले हैं। जी। वो पूर्णतः सुरक्षित है और सामाजिक उसके बाद वो 3 का भला कर रहे हैं। जब घर में सफाई और पोछा लगने के बाद फिनाइल सीवरेज सिस्टम में जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली हमारी धरती माता को पोल्यूट कर रहा है। जी। जो ये प्राकृतिक फिनाइल है
ये बायोडिग्रेडेबल है और पूर्णतः सुरक्षित है जी। उसके बाद जब वो चारा या फसल के थ्रू आ रहा है तो वो हमारी गौ माता को पॉल्यूट कर रहा है, हमारी खुद की माता को पॉल्यूट कर रहा है जी। जो बच्चे दूध पी रहे हैं वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं। तो ये एक प्रयास, इसमें हमने प्रमाणीकरण करवा लिया है 3 बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की लैब से प्रमाणीकरण कराकर। इसमें 80% से ज्यादा माइक्रोसाइडल एक्टिविटी है और इवन पोचा लगने के तीसरे दिन भी 76% से ज्यादा है। तो इस प्रकल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल चिरंतन जी, बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आयोग भी बधाई का पात्र है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंगला जी भी हैं जो प्रांत प्रभारी राष्ट्रीय कवि संगम है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज जन्माष्टमी की, तो मैं चाहूंगी कि एक कविता से आप शुरुआत करें और अपने कविता के बोल के माध्यम से आपके मन में जो गायों को लेकर श्री कृष्ण किसी और कारण से नहीं है, क्योंकि एक श्लोक आता है, भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि नंद नागरम। तो ऐसे भगवान कृष्ण कैसे बड़े? वो परमात्मा पैदा नहीं हुए थे, परमात्मा बड़े किससे बड़े? जिन्होंने गाय की सेवा की और गाय का पोषण किया जी, और फिर गाय ने उनका पोषण किया जी। जो युद्ध में भी गीता सुना सकते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है जी। और वो गाय है क्या है? गाय अर्थव्यवस्था को भी संतुलित करती है और हमारी धर्म व्यवस्था को भी संतुलित करती है। और गाय के लिए मैं एक ही बात कहता हूं, तपती हुई जमी है, तपती हुई जमी है, जलधार बांटती है गायें, कोई ले सके तो ले ले, बहार बांटती है गायें, आग का दरिया है, जीना है बहुत मुश्किल, इस नफरत के दौर में भी प्यार संस्कार और उपचार बांटती है गायें जी। बहुत खूब, बहुत खूब जी। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि गाय की रक्षा, जो श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो विशेष लगाव उनका गायों की तरफ भी रहा, उनकी रक्षा भी उसके बाद गायों ने की। इसीलिए कहा जाता है कि सब वेद पुराण गाय की महिमा गाते हैं और गाय की रक्षा करने स्वयं भगवान भी खुद आ जाते हैं। निशित जी, एक बार फिर से आपके पास भी आना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले आप गाय के दूध का भी जिक्र कर रहे थे, हमने हिंदू धर्म में क्या मान्यता है उस पर काफ़ी बातचीत की, लेकिन अब गाय कि हिंदू धर्म में मान्यता के साथ साथ ही कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनसे मिलती हैं जिसकी भी शायद महत्व हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। हम अगर दूध की बात करें तो एक मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें गाय से मिलता है, बिल्कुल। लेकिन आज भी हम बात करें तो कई टेट्रा पैक्स है या टोन्ड मिल्क हैं या फिर ज़्यादातर भैंस का दूध भी काफ़ी प्रचलन में रहता है। इन सब चीज़ों में गाय का दूध किस तरह बेहतर है? क्योंकि नवजात शिशुओं को भी कहा जाता है कि गाय का दूध शुरुआत में दिया जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। किस तरह ये दूध अलग है और बच्चों में किस तरह के असर देता है? देखिए, अगर आप इसे साइंटिफिकली बात करें जी, मैं इकोनॉमिकली बात नहीं करूंगा कि कौन से दूध का कॉस्ट क्या है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो दूध तो हम पिछले इंडिया में जैसे कि पिछले 5-6 हज़ार साल से दूध का तो रेगुलर सेवन होता है सारे। अगर आप हमारे वो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उसमें दूध का ही वर्णन किया गया कि पुराने ऋषि मुनि भी दूध का सेवन करते थे और बिल्कुल फिट रहते थे। लेकिन उसमें जो देसी गाय का दूध है वो पतला होता है, पतला,
और उसमें जो कैसीन होता है, जो दूध का बेसिक प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है, CASEIN, जो बेसिक चीज होता है, आप सबको पता होगा, तो वो A2 है, और जो दूसरी विदेशी गाय है जर्सी वगैरह वो A1 है। अब A2 और A1 में क्या फ़र्क है कि ये बेसिकली यूरोपियन स्टडीज़ हैं, उन्होंने ये देखा कि जब छोटे बच्चों को गाय का दूध दिया गया, क्योंकि वहाँ पे तो A1 दूध वाली गाय ही होती है, A2 वाली नहीं होती है, तो उन बच्चे वो बच्चे मोटे थे, उन दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में मोटे थे। दूसरा, उन बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीजेज ज़्यादा हुए। ऑटो इम्यून डिजीजेज वो डिजीजेज होते हैं कि आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी को डैमेज करती है, जैसे गठिया होता है, सफ़ेद दाग होते हैं, एलर्जी होती है, बेसिकली एक तरह की एलर्जी होती है। तो जो रिकमेंडेड मिल्क है साइंटिफिकली वो तो A2 मिल्क है। A2 मतलब जो देसी गाय का दूध है। थोड़ा महंगा अभी चक्कर है कि हमने कई साल दर साल हम इतना विदेशी की तरफ झुक गए कि हमने अपनी लोकल गायों की तो काफ़ी मतलब नज़रअंदाज कर दिया उनको, इसलिए अब देसी दूध पड़ता है महंगा और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली पूछिए कि बेस्ट मिल्क कौन सा है, तो बेस्ट मिल्क A2 मिल्क है देसी गाय का। उसमें भी अलग अलग स्टडीज़ हैं, इन जो मैं आपको गाय की जातियाँ बता रहा था, थरपकर, गीर, लाल सिंधी वगैरह, तो इनमें से कुछ का दूध और भी पतला होता है। तो बेसिकली गाढ़ा दूध पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मोटापे से हम सब जूझ रहे हैं फ्रैंकली, जब से कोरोना आया तब तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे सबका 2-3 किलो बाहर पक्का पड़ा होगा, ये तो निश्चिंत है। तो बेसिकली उसमें एक ये भी चक्कर है कि जी अमूल के दूध का पैकेट ले लो, बटर का पैकेट ले लो, अमूल बटर खा लो। वो जितना भी हम अमूल बटर या कोई घी लेते हैं बाजार से, वो आप दिमाग में डाल लीजिए कि वो A1 ही होता है, A2 नहीं होता है, क्योंकि A2 महंगा पड़ता है। लेकिन हेल्थ के लिए तो A2 दूध और A2 मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं। कॉस्ट फैक्टर ज़रूर है, तो प्रोबेबली मेरा तो ये मानना है कि सरकार को A2 काउस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली भी यही मैंडेटेड है और मेडिकली भी यही मैंडेटेड है। जितना हम वो दूध पियेंगे, अगर आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में मोटापा कम हो जाएगा तो डायबिटीज़ कम हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ कम हो जाएगा तो सरकार का काफ़ी पैसा बचेगा। हमारे जो हेल्थ प्रोग्राम्स है वहाँ से हम पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए पर A2, और इसके लिए सिर्फ नहीं कि इंडियन डाटा है, इसके लिए बहुत सारा वेस्टर्न डाटा भी है जो ये सपोर्ट करता है कि A2 मिल्क ही लेना चाहिए। बिल्कुल, तो कई सारी मेडिकल वैल्यूज़ हैं निशित जी, जिन्हें आपने बहुत अच्छे से बताया, और सर्वश्रेष्ठ गाय का दूध है, इससे सभी जो मेडिकल रिसर्चेस से भी ये साबित हो जाता है। चिरंतन जी, जिस तरह आयोग की हम बात करें तो आयोग बहुत अच्छे से काम तो कर ही रहा है गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए। हाल ही में एक STF भी बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स भी गायों के लिए बनाई गई है। किस तरह काम करेगी, क्योंकि हर जिले में ये अलग अलग टास्क फोर्स बननी है, कितने लोग इस टास्क फोर्स में रहेंगे, क्या इस टास्क फोर्स की प्रायोरिटीज रहेंगी, कैसे काम करेगी, कब तक अमल में आ जाएगी? जो हरियाणा काऊ स्पेशल प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है जी, इसका गठन 2 स्तर पे किया गया है जी। पहला स्तर है जिला स्तर पे, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त महोदय करेंगे, और उसमें पंचायत विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग से सरकारी सदस्य रहेंगे, और 3 सदस्य जिनका गौ सेवा में, गोरक्षा में उल्लेखनीय योगदान है, वो चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और 2 गैर सरकारी सदस्य जिला उपायुक्त द्वारा किए जाएंगे जी। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तय किए गए हैं।